नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड कैसे हो सभी फिट एंड फाइन। स्वास्थ्य हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइमन कमीशन के बारे में। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हुआ ये कि 1919 के अधिनियम पर जांच करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा 1928 में एक जांच आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें सभी के सभी सदस्य जो होते हैं वो अंग्रेज होते हैं। इसलिए भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और इसको हम कहते हैं साइमन कमीशन। महात्मा गांधी ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है वो भारतीयों पर सौंपा गया था, इसलिए भारतीय इस अधिनियम के बारे में अच्छे से जानते हैं कि ये कहाँ तक कारगर साबित हुआ, ये कहाँ तक जो है वो सफल रहा। इसलिए भारतीयों को इस जांच आयोग में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों की एक भी बात नहीं मानी जाती और जब साइमन कमीशन भारत आता है तो भारतीयों के द्वारा इसका स्वागत काले झंडे और साइमन कमीशन गो बैक के नारों से जो है इसका स्वागत किया जाता है। इसी बीच उस समय भारत के जो सचिव होते हैं वो होते हैं लॉर्ड विर्कनहेड। लॉर्ड विर्कनहेड भारतीयों को चैलेंज करते हैं कि अगर आप खुद को इतना ही कैपेबल मानते हो, आप खुद को इतना ही योग्य मानते हैं तो आप जो है भारतीयों के लिए एक संविधान बनाइए और एक ऐसा संविधान बनाइए जो सभी भारतीयों को मान्य हो, या मतलब जो एक ऐसा संविधान बनाइए जो सभी भारतीय जो है उसे एक्सेप्ट करे। कोई भी एक ऐसा नहीं होना चाहिए बीच में जो इसको रिजेक्ट करे, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि हमारे द्वारा जो सांप्रदायिकता का बीज बोया गया है उस बीज की वजह से भारतीय जो है कोई भी अगर एक ऐसा संविधान बनाना चाहेंगे जो सभी भारतीयों को एक्सेप्ट हो, ऐसा बहुत ही मुश्किल से हो सकेगा, क्योंकि कोई ना कोई जो है इस संविधान का विरोध जरूर करेगा। और इस लॉर्ड विर्कनहेड की इस चुनौती को भारतीयों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये जो आपको यहाँ पर शख्स दिख रहा है, यह है लॉर्ड विर्कनहेड। फिर 12 फरवरी 1928 को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता अंसारी साहब करते हैं। उसी के बाद जो है मई में 1928 में ही मई में जो है वो पुणे में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। यहीं पर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है जो भारतीयों के लिए संविधान तैयार करेगी। मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसके जो सदस्य थे सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, शोएब कुरैशी, मंगल सिंह, इस तरह जो है बहुत सारे नेता इसके सदस्य थे। और इसके द्वारा भारतीय संविधान जो है वो तैयार करने का जिम्मा उठाया गया। मतलब जो भारतीय संविधान अब तैयार किया जाना था उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो थी वो मोतीलाल नेहरू व उसकी समिति पर थी। फिर उसके बाद जो है अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाती है। देश के संविधान का प्रारूप तैयार करने की दिशा में ये भारतीयों का पहला कदम था। अब हम बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसाएं और नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में। नेहरू रिपोर्ट में जो है वो लिखा गया था कि भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिले, मतलब भारत को जो है वो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। और इसकी जो दूसरी मांग थी, पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए और जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हो वहां उनके लिए स्थानों को आरक्षित किया जाए। देखो गाइस, डोमिनियन जानते हो, मतलब औपनिवेश स्वराज्य का मतलब क्या होता है कि भारत जो है वो ब्रिटेन के अधीन में ही रहेगा, मतलब भारत के ऊपर जो है वो ब्रिटेन का अधिकार रहेगा और भारत में जो शासन करेंगे, भारत में जो सरकार चलाएंगे वो भारतीय चलाएंगे। इसे कहा जाता है डोमिनियन स्टेटस या औपनिवेशिक स्वराज्य। मतलब पूर्ण स्वतंत्रता की बात जो है वो नेहरू रिपोर्ट में नहीं की गई। ओके, और दूसरी जो इसकी जो अनुशंसा थी वो थी, या इसकी जो सिफारिश थी वो थी कि पृथक निर्वाचन जो प्रणाली है उसको समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को शुरू किया जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने जो वो सांप्रदायिकता को भारत में हिट किया था और अलग अलग कम्युनिटी के लिए, जैसे कि सिखों के लिए, मुसलमानों के लिए जो है वो पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कर दी थी। तो उसको जो है इस नेहरू रिपोर्ट ने समाप्त करने की बात की और मुस्लिम जो कहीं मतलब भारत में जहाँ भी मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक है वहाँ पर उनके लिए सीटों को आरक्षित करने की बात इस रिपोर्ट में की गई। इसने कहा कि जो भारतीय प्रांत है उनका जो गठन है वो भाषाई आधार पर होना चाहिए, मतलब एक प्रांत की एक ही भाषा होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह जो है अलग अलग प्रांतों का जो है वो गठन किया जाना चाहिए भाषा के आधार पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नेहरू रिपोर्ट में जो है वो मौलिक अधिकारों को शामिल करने की मांग की गई थी। इसमें 19 मौलिक अधिकारों पर बात की गई, जैसे कि महिला को समानता का अधिकार दिया जाए, वयस्क मताधिकार का जो है अधिकार दिया जाए। इस तरह जो है वो 19 मौलिक अधिकारों को इसमें शामिल किया गया था। इस रिपोर्ट में केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की बात की गई।
इसमें कहा गया कि केंद्र में संसदीय व्यवस्था होनी चाहिए, संसद में 2 सदन होने चाहिए, ऊपरी सदन को हम सीनेट कहेंगे और जो लोअर हाउस होगा उसे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। जिस तरह आज जो है हमारा उच्च सदन राज्यसभा है और लोअर जो सदन है वो लोकसभा है, सेम इसी तरह की बात जो है उसमें नेहरू रिपोर्ट में की गई कि केंद्र में संसदीय व्यवस्था होनी चाहिए और उच्च जो सदन होगा वो सीनेट होगा और इसके सदस्य जो होंगे वो 200 होंगे और 7 साल का इनका कार्यकाल होगा। और जो लोअर सदन होगा वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसमें 500 सदस्य होंगे और जो 5 सालों के लिए चुने जाएंगे। इस रिपोर्ट ने कहा कि जो केंद्र का प्रमुख होगा वो गवर्नर जनरल होगा। गवर्नर जनरल की नियुक्ति जो है वो ब्रिटेन की सरकार ब्रिटेन से करेगी और वो जो गवर्नर जनरल होगा वो कार्य करेगा कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर। जिस तरह आज का हमारा राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है, सेम उसी तरह जो है उन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल जो केंद्र का प्रमुख होगा वो जो है वो काम करेगा कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर। और जो कार्यकारिणी परिषद होगी वो उत्तरदायी होगी भारतीय संसद के प्रति। ओके, उत्तरदायी जानते हो मतलब उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि जो भी काम कार्यकारिणी परिषद करेगी या जो भी इस्तेलाह जो है कार्यकारिणी परिषद गवर्नर जनरल को देगी तो उससे जो है वो अपने जितने भी काम करेगी उसके लिए जो है वो जिम्मेदार होगी, उससे जो है वो जवाबदेही देनी पड़ेगी भारतीय संसद को। ओके, मतलब जो कार्यकारिणी परिषद होगी गवर्नर जनरल की, जो गवर्नर जनरल को सलाह देगी वो भारतीय संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। भारतीय संसद उससे कभी भी जवाबदेही मांग सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं, से कभी भी किसी भी रिपोर्ट पर जो है किसी भी कार्य पर जो है रिपोर्ट मांग सकते हैं। सेम यही बात जो है नेहरू रिपोर्ट ने प्रांतों में कही कि प्रांतों की विधान परिषदों का कार्यकाल 5 साल का होगा और प्रांतों का जो प्रमुख होगा वो गवर्नर होगा, केंद्र का गवर्नर जनरल और प्रांतों का, प्रांत मतलब आज के जो राज्य है ना इस तरह उस समय जो वो प्रांत हुआ करते थे, तो प्रांतों का जो मुखिया होगा वो गवर्नर होगा और गवर्नर जो काम करेगा वो प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर करेगा और प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद जो होगी वो प्रांतीय विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी होगी। नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों के पूर्ण संरक्षण की बात की। इसने पूर्ण धार्मिक निरपेक्ष राज्य की स्थापना की कि भारत में जो एक पूर्ण धर्म निरपेक्ष राज्य स्थापित किया जाए और राजनीति से धर्म को अलग कर दिया जाए, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो राजनीति एक ऐसी पॉलिटिक्स खेल रहे थे कि जिसमें वो जो है वो हमारे धर्म को जो है वो हिट कर रहे थे, हमारे धर्म को जो है वो आगे रख कर जो है भारत को डिवाइड कर रहे थे, भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे थे। तो नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि जो राजनीति है उससे धर्म को अलग रखा जाएगा। इस रिपोर्ट ने केंद्र और प्रांतों में शक्तियों के विभाजन की बात की। जिस तरह आज आप देखते हो हमारे संविधान के अनुसूची 7 में शक्तियों विषयों को विभाजित किया गया केंद्र और राज्य के बीच में, तो सेम नेहरू रिपोर्ट में भी ऐसा ही कहा गया कि जो विषय हैं उनको केंद्र और राज्यों में डिवाइड कर दिया जाए और जो अविशिष्ट शक्तियां होगी वो केंद्र के पास होंगी, मतलब जो ना राज्य और ना केंद्र के किसी के भी अंडर में नहीं आएगी, वो सीधी केंद्र के अधीन में होगी, उन पर कानून जो है वो केंद्र बनाएगा। सिंध और बंबई को अलग प्रांत बना दिया जाए, मतलब उसमें सिंध और बंबई जो था वो एक ही प्रांत था या एक ही राज्य था, इसको जो है इस रिपोर्ट में कहा गया कि इन दोनों को जो है वो अलग अलग प्रांत बना दिया जाए। इस रिपोर्ट ने भारत में सुप्रीम कोर्ट को स्थापित करने की बात की, भारत में लोक सेवा आयोग को स्थापित किए जाने की बात की। हुआ ये कि जब नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें जब पढ़ी तो बहुत सारे नेता जो है इसके अंगेस्ट में खड़े हो गए, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया कि जो नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य या डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करने की बात की गई है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। अब डोमिनियन स्टेटस का दौर नहीं रहा, अब हमें जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता की बात करनी होगी। तो इसका जो है फिर इन यंग जो क्रांतिकारी नेता थे उनके द्वारा इसका विरोध किया गया। साथ ही जो मुस्लिम थे वो भी थोड़ा सांप्रदायिकता को लेकर जो है इसका विरोध कर रहे थे। मुस्लिम लीग का 1927 को दिल्ली में एक अधिवेशन होता है जिसमें मुस्लिम लीग के बड़े बड़े नेता जो है शामिल हो जाते हैं। इनके द्वारा कुछ अपनी मांगे रखी जाती हैं, मेनली जो 4 मांगे थी, इन्होंने उस मांग को जो है वो इस समिति के समक्ष बाद में रखा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि हमारी कुछ मांग है जो इस समिति या भारतीय संविधान में शामिल की जाए। वो थी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दो, मतलब मुस्लिम लीग वाले कह रहे थे कि आप पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर दो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ सीटें जो है वो आरक्षित होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि
केंद्र में 1/3 सदस्य मुसलमानों के लिए आरक्षित हों, पंजाब और बंगाल में जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित हों, सिंध और बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो है मुस्लिम बहुल प्रांत बना दिए जाए। मतलब जो 3 ऐसे प्रांत होंगे भारत में जहाँ पर मुसलमान जो है वो ज़्यादा संख्या में होंगे और जो दूसरी पब्लिक होगी या दूसरे जो कम्युनिटी के लोग होंगे वो माइनॉरिटी में होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन्होंने कुछ अपनी 4 मांगे रखी और इसका भी कुछ जो हिंदू महासभा थी वो विरोध कर रही थी। वो जो है विरोध मेनली कर रही थी तीसरे और चौथी मांग का। उन्होंने मना कर दिया कि पंजाब और बंगाल में जनसंख्या के आधार पर सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित नहीं की जाएंगी और ना ही सिंध, बलूचिस्तान और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जो है मुस्लिम बहुल प्रांत गठित किए जाएंगे। अब मोतीलाल नेहरू जी और रिपोर्ट से जुड़े हुए जो कुछ नेता थे वो असमंजस में पड़ गए, वो दुविधा में पड़ गए कि यहाँ पर अगर हम हिंदू महासभा की बातों को मानते हैं तो यहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय अलग हो जाता है, अगर हम मुस्लिम संप्रदाय की बातों को मानते हैं तो यहाँ पर हिंदू महासभा जो है वो अपना समर्थन वापस ले लेगी। तो यहाँ पर जो मोतीलाल नेहरू जी होते हैं वो थोड़ी समझौतावादी रास्ता अपनाते हैं, वो थोड़ा बैलेंसिंग जो है वे अपनाते हैं। उनके द्वारा क्या किया जाता है कि जो मुस्लिमों के द्वारा मांगे की गई थी कि केंद्र में 1/3 सदस्य आरक्षित किए जाएं, पंजाब में उन्हें जनसंख्या के आधार पर आरक्षित सीटें जो आरक्षित की जाए। तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू ने कहा कि जो संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था है हम उसको अपनाएंगे। इस पर तो मुस्लिम लीग का भी कोई इशू नहीं था, वो भी इसके अगेंस्ट में नहीं थे। बट यहाँ पर जो मोतीलाल नेहरू जी कहते हैं कि जो मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित केवल उन्हीं स्थानों पर होगी जहाँ पर जो है मुस्लिम जो है वो अल्प संख्या में है, मतलब जो है वो माइनॉरिटी में है। ठीक है, तो वहीं पर जो है मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। साथ ही मोतीलाल नेहरू जी कहते हैं कि जब भारत को डोमिनेंट स्टेटस की प्राप्ति हो जाएगी उसके बाद जो है हम बम्बई और सिंध को जो है वो पृथक करेंगे, दोनों को अलग प्रांत बनाएंगे और एक सर्वसम्मत मतलब सभी की सहमति पर एक राजनीतिक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। तो जो नेहरू रिपोर्ट थी उससे ना केवल हिंदू महासभा, लीग, मुस्लिम लीग, सिख समुदाय ही अप्रसन्न नहीं थे, वो इसके अगेंस्ट में ही ये जो हिंदू महासभा, लीग व सिख समुदाय जो थे वो ही इसके अगेंस्ट में नहीं थे, बल्कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र जैसे जो क्रांतिकारी जो युवा नेता थे वो भी नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में बातें कर रहे थे, वो भी इसके अगेंस्ट में थे। तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मार्च 1929 में इस नेहरू रिपोर्ट में जो है अपनी 14 मांगे शामिल करने की बात करते हैं। मतलब जिन्ना की जो 14 सूत्रीय मांगे होती हैं उनकी जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो नेहरू रिपोर्ट के समक्ष रखते हैं। होता है दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक होती है कलकत्ता में और वहीं पर जो है मुस्लिम लीग जो है अपनी ओर से कुछ रिपोर्टें प्रस्तुत करती है और उसके पश्चात जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं वो 1929 में, देखो सर्वदलीय बैठक होती है 1928 में नेहरू रिपोर्ट पर बात करने के लिए। फिर मोहम्मद अली जिन्ना मार्च 1929 में अलग से अपनी एक 14 सूत्रीय मांगे रख देते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में या नेहरू रिपोर्ट में शामिल करने के लिए। सो इस तरह से जो नेहरू रिपोर्ट होती है वो विवादों से ही घिरी रहती है। सभी जो है कोई किसी और से जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। कहीं जो लाला लाजपत राय मैं कहाँ पहुँच गया, जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस जी होते हैं, वो पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे होते हैं। सिख समुदाय और मुस्लिम लीग जैसे ये जो और हिंदू महासभा जैसे ये जो दल थे ये जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में बातें कर रहे थे। कहीं मुस्लिम लीग बोल रहे थे कि हमें जो है यहाँ पर सीटें आरक्षित दे दी जाए, वहीं पर हिंदू महासभा उसकी अगेंस्ट में बात करने लग गई, उनकी बातें काटने लग जाती है। सो इस तरह जो नेहरू रिपोर्ट होती है उसका जो है उसको कोई भी उससे जो है एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कोई भी। ये लगातार जो विवादों में घिरी रहती है और बाद में जो सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी होते हैं, जवाहरलाल नेहरू होते हैं, वो खुद को कांग्रेस का इस प्रस्ताव को जो है वो अस्वीकार कर देते हैं और अलग से भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन कर देते हैं। और इस तरह से जो है वो नेहरू रिपोर्ट जो है वो अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाती। जिस हिसाब से जो है सोचा गया था कि जो संविधान बनाया जाएगा जिसे सभी एक्सेप्ट करेंगे वैसा नहीं होता। अंग्रेज जो है इस चीज़ को पहले ही भांप चुके होते हैं और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। सो गाइस, ये थी हमारी नेहरू रिपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।